फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। स्टोरी सुनने से पहले स्टोरी को शेयर करना ना भूले। ऐप शुरू करते एच सुप्रीम हेरम गॉड सिस्टम एपिसोड 901 से 910। प्रॉक्सी कनेक्शन विफल। आपको क्या लगता है फेलिक्स और रून में से कौन उत्तराधिकारी बनेगा? नक्स ने प्रश्न किया और क्लियो, जिसने हाल ही में स्लेव सील के दर्द का अनुभव किया था, ने ईमानदारी से उत्तर दिया, वह लेडी रून होगी। यह उत्तर सुनकर नक्स अपने आप को रोक नहीं सका। लोगों ने रून का समर्थन किया। नक्स को उम्मीद थी कि रून के लिए चीजें इतनी आसानी से नहीं चलेंगी और सिटी मैनर में कुछ जटिलताएं होंगी, लेकिन ये सोचने के लिए कि गुप्त रूप से सिटी मैनर की रक्षा करने वाले एक गार्ड के भी समान विचार हैं। आप कितने आश्वस्त हैं? नक्स ने प्रश्न किया। लेडी रून 10 में से 9 बार उत्तराधिकारी बनी। यहाँ तक कि फेलिक्स एक सेंट स्टेज कल्टीवेटर है, भले ही वह रून से कमजोर है, उसके उत्तराधिकारी बनने की संभावना इतनी कम कैसे है? नक्स ने प्रश्न किया। ये लॉर्ड फेलिक्स की गलती नहीं है, क्लियो ने अपना सिर हिलाया। लेडी रून हर संभव तरीके से बेहतर है, क्लियो ने उत्तर दिया। फेलिन कैट सिटी में उत्तराधिकारी का चयन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता था। ताकत, भविष्य की संभावनाएं, रक्तरेखा, चरित्र, सार्वजनिक छवि और राजनीतिक प्रभाव। सिर्फ ब्लडलाइन फैक्टर अधिकांश प्रतिस्पर्धियों को सिंहासन से हटाने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि केवल 5 बच्चे थे जिन्हें ओबरॉन का रक्त विरासत में मिला था। ताकत कारक जोड़ने से अन्य 3 प्रतियोगियों को भी हटा दिया गया, क्योंकि उनमें से सबसे मजबूत केवल एक महान ऋषि था, जो रून और फेलिक्स, जो संत थे, के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहीं भी नहीं था। रून फेलिक्स से अधिक मजबूत थी, हालांकि चूंकि वह बड़ी थी, इसलिए वह लाभ तब समाप्त हो गया जब उनमें से केवल 2 की बात आई। चूंकि उन दोनों को अपने पिता की वंशावली और प्रतिभा विरासत में मिली थी, इसलिए उनकी भविष्य की क्षमता पर किसी को संदेह नहीं था और ओबरॉन के मरने से पहले दोनों से दिव्य स्टेज कल्टीवेटर बनने की उम्मीद की गई थी। उनके किरदारों में भी कोई खामी नहीं निकाल सका। ईमानदारी से कहें तो वर्तमान फेलिन कैट सिटी के उत्तराधिकारी उम्मीदवारों को पिछले 100,000 वर्षों में देखे गए सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी कहा जा सकता है। हालांकि भले ही दोनों उम्मीदवार अद्भुत थे, केवल एक को ही चुना जाना था। सार्वजनिक छवि, यह एक ऐसा कारक था जहां रून फेलिक्स की तुलना में बहुत आगे था। फेलिक्स की सार्वजनिक छवि खराब नहीं थी और अधिकांश लोग उसे पसंद करते थे। हालांकि रून सिटी लॉर्ड की पहली संतान थी जिसने सभी के साथ अच्छा व्यवहार किया था। उसने लोगों के मन पर जो प्रभाव छोड़ा था वह फेलिक्स द्वारा छोड़े गए प्रभाव से कहीं अधिक मजबूत था, क्योंकि वह अक्सर बाहर जाती थी सामान्य लोगों से मिलने और उनकी मदद करने के उनके तरीके के बारे में। एड्स बाय पब फ्यूचर, उनकी छवि काफ़ी मजबूत थी, इस हद तक कि फेलिन कैट सिटी में रहने वाले आधे से अधिक कैटकिन्स उसके दीवाने थे। अपने नुकसान को देखते हुए फेलिक्स ने खुद को एक अन्य क्षेत्र, राजनीतिक प्रभाव, में बेहतर बनाने की कोशिश की। फेलिन कैट सिटी में एकमात्र प्रमुख शक्ति सिटी मैनर थी, बाकी शक्तियां कुलों के रूप में थीं। हाँ, फेलिन कैट सिटी के कुलों के पास शहर की राजनीति को प्रभावित करने और उसमें शामिल होने की शक्ति थी। फेलिक्स का लक्ष्य इनमें से अधिकांश कुलों को अपने समर्थन में लाना था। यदि उसने ऐसा किया तो रून की ताकत और सार्वजनिक छवि कोई मायने नहीं रखेगी और वह स्पष्ट रूप से उत्तराधिकारी बन जाएगा। तथापि लॉर्ड फेलिक्स के सामने लॉर्ड अरागोर्न ग्रिमल खड़े थे। लेडी रून के पति लॉर्ड अरागोर्न ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपनी पत्नियों को प्रभाव और शक्ति हासिल करने में मदद की, जबकि उनकी पत्नी ने अपनी सार्वजनिक छवि को मजबूत किया और अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। लॉर्ड अरागोर्न ने लेडी रून को अधिकांश कुलों का समर्थन हासिल करने में मदद करने के लिए काम किया। वे दोनों एक आदर्श टीम की तरह थे, एक पावर कपल जिससे कई लोग ईर्ष्या करते थे, यहाँ तक कि लॉर्ड फेलिक्स भी। उन्होंने जानबूझकर अलग अलग कबीले के नेताओं की 3 बेटियों से उनका समर्थन सुनिश्चित करने के लिए शादी की थी। हालांकि उनके कबीले का समर्थन पाने के अलावा उनकी 3 पत्नियों ने कुछ खास नहीं किया। दूसरी ओर लेडी रून ने अन्य पुरुषों से शादी न करने का फैसला किया। भले ही लॉर्ड अरागोर्न उन्हें बच्चा नहीं दे सके, इससे कुछ प्रमुख कुलों के साथ उनके रिश्ते भी तनावपूर्ण हो गए। हालांकि लेडी रून फिर भी नहीं झुकी और लॉर्ड अरागोर्न ने अपनी पत्नी को भी नहीं रोका। प्रत्येक कबीले के लिए जो लेडी रून से दूर चला गया क्योंकि उसने शादी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था, वह 2 और ले आया। तो भले ही लॉर्ड फेलिक्स ने अपना सब कुछ दे दिया, अंत में कुलों के 2/3 लोग लेडी रून के पक्ष में थे। लेडी रून ताकत, सार्वजनिक छवि और राजनीतिक प्रभाव तीनों तरफ से जीत रही है, क्लियो ने स्थिति को विस्तार से समझाया। दूसरी ओर नक्स का ध्यान दूसरी चीज पर था। लॉर्ड अरागोर्न अपनी लेडी रून को बच्चा नहीं दे सके। उसने चेहरे पर उत्सुकता दिखाते हुए सवाल किया, ये सही है? लॉर्ड अरागोर्न बांझ है, यह एक जन्मजात बीमारी है जिसे कल्पित बौने भी ठीक नहीं कर सके। क्लियो ने सिर हिलाया, और इसका लेडी रून की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नक्स समझ नहीं पाया। यह उसका पहली बार नहीं था कि उसने उत्तराधिकारियों की लड़ाई का अनुभव किया हो। वह जानता था कि चीजें कैसे काम करती हैं। इन मामलों में बच्चे और रक्तवंश अत्यंत महत्वपूर्ण थे।
ऐसा नहीं है, ये पहले से ही तय है कि चाहे कोई भी उत्तराधिकारी और अगला लॉर्ड बने, अगले उत्तराधिकारी का पद लॉर्ड फेलिक्स के बच्चों को विरासत में मिलेगा। क्लियो ने उत्तर दिया। नक्स ने समझ में सिर हिलाया। हालांकि उसे अब भी यह अजीब लग रहा था, फिर भी वह इसे समझ सकता था। किसी को बेहतर उम्मीदवार को सिर्फ इसलिए नहीं फेंक देना चाहिए क्योंकि उसके कोई बच्चा नहीं है। क्या ऐसा होना चाहिए? ये कठिन होता जा रहा है। मेलिया, जो चुपचाप सब कुछ सुन रही थी, ने टिप्पणी की। मम्मा, उसके पास प्रभाव और बेहतर छवि है, उसकी स्थिति की लगभग गारंटी है। फिर वह हत्या की धमकी पर ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रही है? बस लॉर्ड ओबरॉन को इसकी सूचना देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। नक्स बोला। उसकी बातें सुनकर क्लियो के हाव भाव बदल गए। ए हत्या का प्रयास। चुप रहो। हालांकि नक्स ने बस ऑर्डर किया था। क्लियो का शरीर अपने आप हिल गया और उसने अपना मुंह खोलने की क्षमता खो दी। क्या ऐसा हो सकता है कि रून कमज़ोर न दिखने के लिए अपने पिता को ये बात बताना न चाहे? यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि उसने किसी मजबूत कुल से संपर्क करने के बजाय हमें क्यों चुना। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने ऐशेत को अंदर आते और हमारी मदद करते हुए देखा था? लेकिन मैंने स्पष्ट कर दिया कि वह मदद नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नक्स विभिन्न संभावनाओं के बारे में सोचते हुए बुदबुदाया। या शायद ये हमारे कबीले के साथ सहयोग करने का उसका तरीका है। नक्स ने अनुमान लगाया। मेलिया ने उत्तर दिया, ऐसा करने के बेहतर और अधिक सीधे तरीके हैं। क्या होगा अगर वह ये जांचना चाहे कि हम क्या करने में सक्षम हैं? वो तो देख ही चुकी है ना। इसके अलावा, यदि वह वास्तव में ये परीक्षण करना चाहती थी कि क्या हमारी क्षमताएं जो उसने पहले ही देखी हैं उससे कहीं अधिक हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि परीक्षण अधिक जटिल होना चाहिए? क्या ये निष्कर्ष आपको संतुष्ट करता है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नक्स चुप हो गया। फिर वह क्लियो की ओर मुड़ा और मुझे रून का समर्थन करने वाले सभी कुलों की सूची दें। यह अभी भी खत्म नहीं हुआ था। ओह, नमस्ते प्रिय। भूरे बाल, हरी आंखें, बिल्ली जैसे कान और तीखे नैन नक्श वाला एक आदमी अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बोला, जब उसकी नज़र एक बेहद खूबसूरत सफ़ेद बालों वाली बिल्ली के बच्चे पर पड़ी जो अभी अभी कमरे में आई थी। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम आज डिस्टिंक्ट के कबीले नेता से बात करने जा रहे हो? रून ने असमंजस में अपना सिर झुकाते हुए सवाल किया। हाँ, मैं जल्द ही जा रहा हूँ। आपको कामयाबी मिले। रून धीरे से मुस्कुराया। खैर, विशिष्ट कबीला पहले से ही हमारा सहयोगी है, ये सिर्फ एक औपचारिक बैठक है, मुझे वास्तव में यहाँ किसी शुभकामनाएं की आवश्यकता नहीं है। रून के पति अरागोन ने चेहरे पर हार्दिक मुस्कान के साथ बात की। उसे इस तरह अभिनय करते देख रून मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। चाहे आप कुछ भी करने जा रहे हों, सौभाग्य का साथ मिलने में कुछ भी गलत नहीं है। उसने जवाब दिया। ये सच है, लेकिन मुझे सावधान रहने की जरूरत है और अपने जीवन में मिले सभी अच्छे भाग्य को बर्बाद नहीं करने की जरूरत है। आखिरकार, मैंने आपसे शादी करके अपना अधिकांश भाग्य पहले ही इस्तेमाल कर लिया है। मेरे पास केवल सीमित मात्रा ही बची है। तुम देखो, बिल्कुल रोमांटिक अभिनय कर रहे हो, क्या हुआ? रून ने हंसते हुए सवाल किया। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। क्या मैं हमेशा रोमांटिक नहीं रहता? चलो, अब मुझे एक चुंबन दे दो। अरागोन ने रून की ओर अपनी बाहें फैलाते हुए बात की और उसकी ओर चला। हालांकि रून जोर से हंसा। तुम्हें देर हो जाएगी, इधर उधर मत खेलो और चले जाओ। मेरी पत्नी क्रूर है। हा। रून जोर से हंसा। अब जाओ, वह चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ बोली। ठीक है, मैं विदा लूंगा। अंत में अरागोन ने बस अपना सिर खुजलाया और खड़ा हो गया। ख्याल रखना प्रिय, वह बोला। आप भी, रून ने उत्तर दिया। अरागोन कमरे से बाहर चला गया। रून की मुस्कान गायब हो गई। वह चेहरे पर ऊब के भाव लेकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। तभी अचानक उसकी नज़र एक कागज़ के टुकड़े पर पड़ी जो अरागोन के तकिए के नीचे छिपा हुआ लग रहा था। रून ने भौहें चढ़ा लीं। उसने जल्दी से कागज़ उठाया और पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, दोपहर 3 बजे सिल्वर फेलिन आए, कमरा 8, दूसरी मंजिल। रून ने समय पर नज़र डाली। 2:30 बजे बज रहे थे, 30 मिनट बचे थे। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि यह संदेश आज के लिए था या किसी और दिन के लिए। हालांकि रून ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वह बस खड़ी हो गई, फिर वह अपने बिल्ली रूप में परिवर्तित हो गई और गायब हो गई। वह सब कुछ स्वयं देख लेती। वह जल्दी से सिटी मैनर से निकल गई। 10 मिनट बाद वह सिल्वर फेलिन के सामने थी। उसके वर्तमान स्वरूप में बहुत कम लोग उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते थे। ईमानदारी से कहें तो रून डींगे हाँकना नहीं चाहता था, हालांकि केवल डिवाइन स्टेज कल्टिवेटर ही ऐसा करने में सक्षम थे। निस्संदेह वह सम्राट एक अपवाद था। रून ने उस आदमी के बारे में न सोचने का फैसला किया। उनकी क्षमताएं बहुत विचित्र थीं। सामान्य ज्ञान उस पर लागू नहीं होता था। अपने बिल्ली के रूप में रून ने अपना सिर हिलाया, फिर वह बस सिल्वर फेलिन में चली गई। वह कई लोगों के बीच से गुजरी, हालांकि किसी ने भी उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया।
वह बस टहलती रही और जल्द ही वह सामने थी कागज में जिस कमरे का जिक्र है। रून ने अपनी इंद्रियां फैलाईं, हालांकि उसे आश्चर्य हुआ, कमरा खाली था। रून ने भौहें चढ़ा दी, हालांकि अंत में वह कमरे में चली गई। उसने फैसला कर लिया था, समय से अभी 20 मिनट बाकी थे, वह अगले 30 मिनट तक यहीं रुकेंगी और अगर कुछ नहीं हुआ तो चली जाएंगी। रून ने सराय में प्रवेश किया। ये कुछ खास नहीं था, अच्छी तरह से सुसज्जित फर्नीचर के साथ एक सामान्य साफ कमरा था। ये रून के अपने कमरे के करीब नहीं था, हालांकि उसे परवाह नहीं थी। अपनी बिल्ली के रूप में वह बिस्तर पर कूद गई और फैसला किया नीचे रख देना। परंतु फिर सोचता हूं कि तुम सच में आओगे। तो मैं सही था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह रापी डी अल्फा एस न्यू कॉम। रून की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह तुरंत गायब हो गई और उस व्यक्ति के ठीक बगल में दिखाई दी जिसने अभी अभी अपने पंजे उसकी गर्दन की ओर इशारा करते हुए बात की थी। हालांकि उस व्यक्ति ने विरोध नहीं किया या घबराया नहीं, उसने बस आत्मसमर्पण में अपने दोनों हाथ उठा दिए और चेहरे पर मुस्कान ला दी। कुछ समय हो गया लेडी रून, वह बोला। नक्स, रून ने पुकारा जैसे ही उसने उसे छोड़ा और अपने मूल रूप में वापस आ गई। मैंने तुमसे कहा था कि हम जितना तुम सोचोगे उससे जल्दी मिलेंगे, है ना? नक्स ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ सवाल किया। तुम यहाँ क्यों हो? रून ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए सवाल किया। ठीक है, मुझे कुछ संदेह था इसलिए मुझे इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता थी, नक्स ने उत्तर दिया। कैसे संदेह? चलो देखते हैं। आपको अपने पति के तकिए के नीचे लापरवाही से छिपा हुआ एक पत्र मिलता है। आप उसकी सामग्री पढ़ती हैं, बिना किसी दृश्यमान गुप्त संदेश के एक सीधा संदेश, अपने पति को एक विशेष स्थान पर बुलाना। ईमानदारी से कहूं तो एक नज़र से ही इसमें किसी योजना की बू आती है। आपके और आपके पति के रिश्ते को प्रभावित करने के लिए कुछ किया गया है। हालांकि आपने फिर भी पत्र में उल्लिखित स्थान पर जाने का फैसला किया। कमरा खाली था, यह दर्शाता है कि यह वास्तव में एक योजना थी जिसका कोई वास्तविक समर्थन नहीं था। फिर भी जाने के बजाय आपने इंतजार करने का फैसला किया। लेडी रून, तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं है क्या? नक्स ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ सवाल किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रून ने कुछ नहीं कहा। ये वही है ना? नक्स ने रून की आंखों में देखते हुए सवाल किया। आपका क्या मतलब है? यही कारण है कि आपने खुद को बचाने के लिए किसी बड़े समूह से संपर्क नहीं किया और अजीबोगरीब क्षमताओं वाले एक छोटे समूह में अपना भरोसा रखने का फैसला किया। ये वही है ना? नक्स ने रून के बगल में बैठकर बात की। रून ने नक्स की आंखों में देखा और फिर उसने अपना सिर हिलाया। तो ठीक है। अचानक रून के ठीक सामने एक पोर्टल बना और चलो कहीं और निजी तौर पर बात करते हैं, ठीक है? नक्स बोला। रून उसे देखता रहा। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? चलो अंदर जाओ। तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? नक्स ने पोर्टल की ओर इशारा करते हुए बात की। मैंने पिछली बार इसमें प्रवेश करने का प्रयास किया था, मैं नहीं कर सका, रून ने उत्तर दिया। जब एलिस्टेयर ने एक सीडोजेनेसिस से 5 हत्यारों को पकड़ लिया था तब उसने प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि उसने कहा वह इसमें प्रवेश नहीं कर सकी। वह पहले था, अब मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। पुनः प्रयास करें। नक्स मुस्कुराया। अंत में रून ने नक्स पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने पोर्टल की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ अंदर चला गया। रून की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने दूसरा हाथ डालने की कोशिश की और पहले की तरह वह भी अंदर चला गया। तुम सच में डरे हुए हो, है ना? नक्स हंसा। रून ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और फिर वह पोर्टल में कूद गई। जब वह कोर्ट में चली गई तो रून अपनी आंखें बंद नहीं रख सकी और अपने चेहरे पर विस्मयकारी भाव से इधर उधर देखने लगी। कैसा है? नक्स, जो उसके ठीक बगल में दिखाई दिया, ने सवाल किया। क्या ये सुंदर है? रून ने प्रशंसा की। हमारे घर में आपका स्वागत है। नक्स मुस्कुराया। यह आपका घर है? रून ने प्रश्न किया। मम्मा, मैं और मेरी पत्नियां यहाँ रहते हैं, नक्स ने उत्तर दिया। यह एक प्यारी जगह है, रून ने टिप्पणी की। धन्यवाद लेकिन वास्तव में ये जगह कहाँ है? रून ने इधर उधर देखते हुए सवाल किया। यह आश्चर्यजनक हवेली, फव्वारे, प्रकृति, ये जगह स्वर्ग से अलग नहीं थी। इतनी खूबसूरत जगह के अस्तित्व के लिए इसे पूरे यूनियन में अच्छी तरह से जाना जाना चाहिए था। उसने इसके बारे में कभी कैसे नहीं सुना? यह एक रहस्य है। हालांकि नक्स ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। वह सिर्फ यह नहीं कह सकता था कि यह पूरी जगह सिर्फ उसकी है और यनियल का हिस्सा नहीं है। अब क्या वह ऐसा कह सकता है? उनका जवाब सुनकर रून निराश नजर आई, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब चलो अंदर चलें, नक्स ने प्रश्न किया। हम उस हवेली में जा रहे हैं, रून ने शीर्ष पर स्थित हवेली की ओर इशारा करते हुए सवाल किया। हाँ, नक्स ने सिर हिलाया। फिर उसके सामने एक पोर्टल बन गया। अंदर आना। रून ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था और चेहरे पर उत्सुकता के साथ पोर्टल में चली गई। दूसरे छोर से वह एक भव्य कमरे में चली गई।
तभी उसकी नज़र बिस्तर पर बैठी एक काले बालों वाली गोरी त्वचा वाली सुंदरी पर पड़ी। सुंदरी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। अंततः आप यहाँ हैं, लेडी रून। तुम हो। रून ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने इस महिला को पहले भी देखा है, वह नक्स और अन्य लोगों के साथ थी जब उन्होंने शैडो ऑफ साइलेंस पर हमला किया था। उस समय वह उस पर ध्यान नहीं दे सकी क्योंकि उसका ध्यान ईशेत पर था। हालांकि अब एड्स बाय पब फ्यूचर। मेलिया ब्लडहॉट, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बी ब्लडहॉट। रून के कान तुरंत खड़े हो गए। ब्लड किंगडम के 5 ड्यूक परिवारों में से एक। उस परिवार का कोई व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है? और क्या उसने खुद को सिर्फ मेलिया ब्लडहॉट कहा था? जैसा कि मेलिया ब्लडहॉट में उस आदमी की बेटी लस्ट स्टेट की रानी को जानना पहले से ही एक बड़ी बात थी, लेकिन ब्लडहॉट परिवार से कोई। रून को लगा जैसे उसका दिल फट जाएगा। लस्ट स्टेट और ब्लडहॉट फैमिली के बीच बहुत बड़ा अंतर था। नहीं, ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि लस्ट स्टेट के पास केवल एक डिवाइन स्टेज कल्टीवेटर था जबकि ब्लडहॉट फैमिली के पास इससे भी अधिक है। अगर ऐसा ही था तो कई बार लस्ट स्टेट के पास एक से अधिक डिवाइन स्टेज कल्टीवेटर भी होते हैं। ब्लडहॉट फैमिली के इतना अलग होने का कारण यह है। ऑर्फियस ब्लडहॉट, भले ही साधकों की साधना अवस्था समान हो, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी शक्ति समान होगी। चाहे साधना अवस्था कोई भी हो, स्तरों में अंतर होता है। तथापि जब दिव्य अवस्था की बात आती है तो ये अंतर बहुत बड़े हो जाते हैं। ईशेत लस्ट या ओबरॉन फैलिन, ये दोनों निस्संदेह मजबूत कृषक हैं। हालांकि ऑर्फियस ब्लडहॉट अलग थे। वह पूरे यनियल में सबसे मजबूत दिव्य स्टेज कल्टीवेटर्स में से एक थे। बहुत से लोग यह नहीं जानते थे, हालांकि ऑर्फियस ब्लडहॉट अकेले 100 ईशेत या ओबरॉन को हरा सकता था, यानी कि उन किसानों के बीच का अंतर कितना बड़ा था। और ऐसे शख्स की बेटी ठीक उसके सामने बैठी थी। रून को पता नहीं था कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। लेडी रून, क्या आप आश्वस्त हैं कि जब आप अपने फैलिन कैट सिटी के उत्तराधिकारी उम्मीदवार हैं तो आपको इसी तरह व्यवहार करना चाहिए? रापी डी अल्फा एस न्यू कॉम। मेलिया ने अपने सामान्य भावहीन चेहरे से सवाल किया। उन शब्दों को सुनकर रून अंततः अपनी चेतना से बाहर आ गई। उसने फिर मेलिया की ओर देखा। लंबे काले बाल, गहरी लाल आंखें, पीली गोरी त्वचा, वह भावशून्य चेहरा और महान ऋषि संस्कृति। जैसा कि उसने सुना था, ये युवा महिला निश्चित रूप से मेलिया ब्लडहॉट थी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रून ने प्रश्न किया। वाह, मेलिया जवाब देने ही वाली थी, लेकिन तभी नक्स पोर्टल से बाहर चला गया। आप पहली बार एक दूसरे से बात कर रहे हैं, है ना? आइए परिचय कराते हैं। मेलिया, ये रून फैलिन है। लेडी रून, यह मेलिया ब्लडहॉट है, मेरी भावी पत्नी। क्या? रून आश्चर्य से चिल्लाया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यहाँ तक कि मेलिया भी चिल्लाई क्योंकि उसका चेहरा लाल हो गया था। नक्स, जो पहले ही अपने बिस्तर पर रेंग चुकी थी, चंचलता से मुस्कुराए। क्या ये सच नहीं है? वह धीरे धीरे अपना चेहरा मेलिया के करीब ले गया। मेलिया ने अपना चेहरा दूर कर लिया। नक्स मुस्कुराया और फिर वह नीचे गिर गया। उसका सिर मेलिया की गोद में आ गया। क्या कर रहे हो? मेलिया ने सवाल किया। हे, ये काफ़ी आरामदायक है, नक्स ने टिप्पणी की। वह अभी भी यहाँ है। मेलिया चिल्लाए। तुम्हें ये पसंद नहीं है? नक्स ने प्रश्न किया। मैं नहीं। हालांकि भले ही उसने ये शब्द कहे हों, मेलिया ने फिर भी नक्स को दूर नहीं किया। अरे, उसने नक्स को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए अपनी मुद्रा को भी समायोजित किया। एन अल्फा अंड अल्फा एस8 ने वह नक्स को अपनी मर्जी से इस पद से हटने के लिए मजबूर करने के लिए ईमानदारी से क्रूर थी। आह, तुम बहुत प्यारी हो, यही कारण है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेल। नक्स ने मेलिया की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखते हुए कहा। मेलिया, जो घबराई हुई थी और इधर उधर भाग रही थी, बेहोश हो गई। फिर उसका चेहरा चमकदार लाल हो गया और उसने बस अपनी अभिव्यक्ति को छिपाने की कोशिश करते हुए दूसरी ओर देखा। वह महसूस कर सकती थी कि उसका चेहरा जल रहा है। नक्स मुस्कुराया और नीचे से मेलिया के चेहरे को देखता रहा। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे वह अनंत काल तक देखता रह सकता था। उसकी प्यारी वैम्पायर उतनी ही खूबसूरत थी। रून, जो कमरे में बिल्कुल अलग थलग थी, बहुत अलग थलग महसूस नहीं कर रही थी, बल्कि उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। उसका दिमाग जो उसने देखा उसे दर्ज करने में व्यस्त था। यह आदमी, क्या वह ऑर्फियस ब्लडहॉट की बेटी के इतने करीब है? क्या यही कारण है कि उसमें इतनी अनोखी क्षमताएं हैं? साथ ही मेलिया एक किशोर लड़की की तरह क्यों शर्मा रही थी? भगवान के लिए वह एक रक्त हृदय है। रून का दिमाग इस समय वास्तव में गड़बड़ था। टस्क, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। बस काम पहले ही कर लो, तुम दोनों। आप दोनों के बीच यौन तनाव लगभग निराशाजनक है। अचानक कमरे के अंदर मौजूद 3 लोगों को आवाज़ सुनाई दी। तभी उनकी नज़र एक सफ़ेद बालों वाले सक्कुबस पर पड़ी जो अभी अभी एक पोर्टल से होकर अंदर आया था। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं यहाँ आई और मुझे लगता है कि यह अच्छा है कि मैंने किया। आप दोनों, आप वह सब करने की योजना कब बना रहे थे जिसके लिए आप यहाँ आए थे?
लेडी रून को आपकी इन बेशर्म हरकतों में कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, लेडी रून। अल्लूरा ने रून की ओर देखा और चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ सवाल किया। आर सही, रून ने सिर हिलाया। आह, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेडी रून। होश में वापस आए नक्स ने उत्तर दिया। फिर वह उठ बैठा और चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए उसने सवाल किया। तो लेडी रून, चलो सीधे इस पर चलें। आपके पति का आपकी हत्या से क्या संबंध है? तो लेडी रून, चलो सीधे इस पर चलें। आपके पति का आपकी हत्या से क्या संबंध है? नक्स ने सीधा सवाल किया। क्या ये कुछ ऐसा नहीं है जिसका तुम्हें पता लगाना चाहिए था? नक्स ने जिस कुर्सी की ओर इशारा किया था उस पर बैठते ही रून ने वापस सवाल किया। ठीक है, ये सही है। मैं पिछले 5 दिनों से आपके बिल्ली शहर में घूम रहा हूँ। पहले दिन मुझे पता चला कि आपकी सार्वजनिक छवि कितनी मजबूत है। दूसरे दिन मुझे पता चला कि सिटी मैनर के लोग भी आपके बारे में क्या सोचते हैं। उत्तराधिकारी बने, कैसे आप और आपके पति एक महान टीम हैं और आपने फेलिक्स पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और कबीले के 2/3 लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। इस बिंदु तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि आपको स्पष्ट लाभ है और आप मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन फिर तीसरे दिन हालात बदल गए। मैंने आपका समर्थन करने वाले कुलों के कुछ मुखियाओं से पूछताछ की। बेशक मेरी वर्तमान सीमा महान ऋषि है, इसलिए मैं मजबूत कुलों के पीछे नहीं जा सका। हालांकि मुझे उन कबीले नेताओं से भी जो चाहिए था वह मिल गया। हम लॉर्ड अरागोन का पूरा समर्थन करते हैं। जिन 8 कबीले नेताओं से मैंने पूछताछ की, उन्होंने यही कहा। लेडी रून पर नहीं, उन्हें लॉर्ड अरागोन पर भरोसा था। यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी क्योंकि आप दोनों एक टीम हैं, लेकिन उन सभी 8 की प्रतिक्रिया एक जैसी क्यों थी? मैंने पूछने की कोशिश की, यदि लॉर्ड अरागोन आपसे लेडी रून का समर्थन न करने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है। हालांकि जब मैंने उनसे काल्पनिक उत्तर देने को कहा तो वे निश्चित नहीं थे। मेरे मन में संदेह का बीज बोया गया। वह अनिश्चितता एक बहुत बड़ी समस्या थी। उन्होंने यह नहीं कहा कि वे लॉर्ड अरागोन के खिलाफ जाएंगे और लेडी रून का समर्थन करेंगे। वे जवाब देने में असमर्थ थे, और इसका क्या मतलब है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे बस खोई हुई भेड़ की तरह होंगे जिन्हें पता नहीं होगा कि कहाँ जाना है या क्या करना है। वे काफ़ी छोटे फ्राइज हैं, इसलिए मुझे पता है कि वे केवल मजबूत कुलों का अनुसरण करेंगे, और चूंकि मैं मजबूत कबीले नेताओं या उनके भरोसेमंद अधीनस्थों से पूछताछ नहीं कर सका, मैंने अपना लक्ष्य बदलने का फैसला किया। मैंने आपके पति पर गौर करने का फैसला किया। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। वह व्यक्ति है जिससे आप लगभग 2800 साल पहले मिले थे जब आप 316 साल के थे। आप दोनों में प्यार हो गया था और यह सब। वह एक आदर्श व्यक्ति था, हालांकि वह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से पीड़ित थे। यही वजह थी कि आप दोनों को बच्चा नहीं हो सका। हालांकि इससे उसके प्रति आपका प्यार कम नहीं हुआ। आप दोनों अभी भी एक पावर कपल की तरह आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी प्रशंसनीय। मैं आश्चर्यचकित था और आपके सच्चे प्यार के कारण आश्चर्यचकित था। हालांकि मैंने फिर भी अरागोन पर नज़र रखने का फैसला किया, और मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक लगा। नक्स बोला, यह क्या था? रून ने प्रश्न किया। ठीक है, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मुझसे वादा करो कि तुम मुझ पर लापरवाही से हमला नहीं करोगे। मैं कोई बकवास नहीं कह रहा हूँ और मेरे पास अपने शब्दों के समर्थन में सबूत हैं, इसलिए भले ही मेरे अगले शब्द आपको क्रोधित कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जानना होगा मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और तुम्हें परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तुम्हें पता चल गया कि वह मुझे धोखा दे रहा था। इससे पहले कि नक्स अपना वाक्य पूरा कर पाता, रून बोला। नक्स की अभिव्यक्ति बदल गई। रापी डी अल्फा एस न्यू कॉम। रून ने अपनी अभिव्यक्ति में ज़्यादा बदलाव किए बिना कहा, एक व्यक्ति जिसके बारे में माना जाता है कि उसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, वह किसी अन्य महिला के साथ मुझे धोखा दे रहा था। तो तुम्हें पता था? नक्स बुदबुदाया। रून ने चेहरे पर शांत भाव के साथ उत्तर दिया, मैंने उस पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा किया। यह मेरी गलती थी, मैं स्वीकार करती हूँ। नक्स, अल्लूरा और मेलिया ने ध्यान से सुना। मेरी नाक संवेदनशील है। अन्य कैटकिन्स की तुलना में भी मैं अक्सर उसके कपड़ों से अन्य महिलाओं की गंध महसूस करती थी, लेकिन कभी भी उस पर संदेह नहीं किया क्योंकि वह अक्सर मजाक करता था कि कैसे अन्य महिलाएं उससे चिपकने की कोशिश करती हैं। मैं उसकी बातों से मूर्ख बन गई और साथ में हंस पड़ी उनके साथ। हालांकि जब मुझे हत्या के प्रयास के बारे में पता चला तो मैं उससे बात करना चाहता था कि मैंने क्या सीखा। हालांकि उस दिन मैंने उस गंध को फिर से महसूस किया। शायद उस दिन मेरा दिमाग सही नहीं था, या शायद ये सिर्फ मेरी किस्मत थी। अगले दिन मैंने इस पर गौर करने का फैसला किया। उन्हें कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं था। वह शुरू से ही बिल्कुल ठीक थे। वह पूरे समय मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। रून बोला, मुझे अभी भी यह समझ नहीं आया। वह तुम्हें कैसे धोखा दे रहा है और तुम सहसंबद्ध सुरक्षा मांगने के लिए हमारे पास कैसे आ रहे हो? अल्लूरा ने सवाल किया। ये निर्धारित करना बहुत कठिन नहीं था कि कौन मुझे मरवाना चाहता था। एकमात्र व्यक्ति जिसे इससे कुछ हासिल होगा वह फेलिक्स होगा।
मैं इस बात से उलझन में थी कि वह मुझे मारने के बाद आने वाली परेशानियों से निपटने की क्या योजना बना रहा था। पिता गणनात्मक और निर्दयी हो सकता है, हालांकि अपनी बेटी की हत्या जो सीधे तौर पर उसके गौरव को नुकसान पहुंचाएगी, वह अपराधी को खोजने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा, यहां तक कि पैतृक आदेश को शामिल करने तक भी। फेलिक्स के पास उससे दूर जाने का कोई साधन नहीं होना चाहिए। एन अल्फा अंड अल्फा S8 ने, लेकिन उसने फिर भी एक कदम उठाने का फैसला किया। तो फिर इसका मतलब होगा उसके पास आपके पिता के निर्णय को प्रभावित करने का एक तरीका है, और वह तरीका अरागोन है। वह आदमी शुरुआत से ही आपके भाई के पक्ष में था। मेलिया बोली। रून ने मेलिया की ओर देखा और सिर हिलाया। ये सही है। मुझे नहीं पता कि यह कब हुआ या क्या वह शुरू से ही उसके साथ था, हालांकि अरागोन अब मेरे पक्ष में नहीं है। तो इसका मतलब है कि अधिकांश कबीले आपका समर्थन करते हैं। नक्स बोला। संभवतः वे मेरे साथ भी नहीं हैं। अरागोन ने उच्च स्तरीय कुलों के साथ इस पर चर्चा की होगी, और जैसा कि आपने पहले कहा था, निम्न स्तरीय कबीले भेड़ों की तरह उनका अनुसरण करेंगे। एक बार जब मैं मर गया तो क्रोधित पिता ने मनों की बैठक बुलाई और इस बात पर चर्चा की कि स्थिति से कैसे निपटा जाए। फेलिक्स ने पिता के निर्णय को प्रभावित करने के लिए कुलों की शक्ति का उपयोग किया और उनसे कहा कि पैतृक आदेश द्वारा दी गई अपील का उपयोग न करें। एक बार जब पिता देखता है कि उसकी बेटी ने अपना सारा समर्थन खो दिया है, यहाँ तक कि जो कबीले उसके पक्ष में थे वे भी अब उसके खिलाफ हैं, तो उसका क्रूर पक्ष कार्य करेगा। हालांकि उसे पता होगा कि उसका बेटा दोषी है, फिर भी वह कार्रवाई नहीं करेगा। उसके लिए ये वारिसों की लड़ाई से अलग कुछ नहीं होगा, एक ऐसी लड़ाई जो मैं हार गया, और वह हारे हुए व्यक्ति की खातिर इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। रून बोला। वह पहले से ही अपने भाई की अधिकांश योजनाओं को समझ चुकी थी, और ईमानदारी से कहूं तो जिस शांति के साथ उसने अपनी मृत्यु के बारे में बात की थी। नक्स अचंभित रह गया। पिताजी के लिए ये वारिसों की लड़ाई से अलग कुछ नहीं होगा, एक ऐसी लड़ाई जिसमें मैं हार गया था, और वह हारे हुए व्यक्ति की खातिर इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। रून बोला। और जब वह अपनी मृत्यु के बारे में बात कर रही थी तो उसकी शांति देखकर नक्स आश्चर्यचकित रह गया। क्या आप इस बारे में कुछ ज्यादा ही शांत नहीं हैं? उन्होंने सवाल किया। आप मुझसे कैसी प्रतिक्रिया चाहते हैं? रून ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता, क्रोधित हो या घबराया हुआ हो या शायद डरा हुआ हो। बस इस तरह बिल्कुल शांत व्यवहार न करें। यह मुझे परेशान कर रहा है। मेरा मतलब है, हम आपके सिर पर रखे गए हत्या के इनाम के बारे में बात कर रहे हैं। तुम मर सकते हो। नक्स ने अपने विचार व्यक्त किए। गुस्सा, घबराहट या डर केवल आपकी सोचने की क्षमता को छीन लेता है, इससे आपका कोई भला नहीं होता। लोग अक्सर मौत से डरते हैं, लेकिन ईमानदारी से कहें तो मौत उतनी डरावनी नहीं होती जितनी दिखती है। और विडंबना यह है कि एक बार जब आप इस तथ्य को समझ जाते हैं तो आप मृत्यु से और भी अधिक बचने लगते हैं। इससे भी बुरी बात यह हो सकती है कि मैं मर जाऊं। यही वह है। बड़ी बात क्या है? आगे क्या होगा? कौन जानता है? मैं पुनर्जन्म ले सकता हूं और अपने वर्तमान जीवन से बेहतर जीवन जी सकता हूं, या शायद मुझे अंतहीन आराम करने की इजाज़त है। संभावनाएं अनंत हैं, लेकिन चूंकि हम नहीं जानते कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इसलिए इससे डरना व्यर्थ है। रून ने उत्तर दिया, और उस शांति को देखकर नक्स और अन्य आश्चर्यचकित रह गए। यहाँ तक कि मेलिया भी, जो अपने चेहरे पर ज्यादा भाव नहीं दिखाती, हैरान रह गई। रुको, आपने फिर से विषय बदल दिया और अभी भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जो हम शुरू से पूछ रहे थे। आप ये सब जानते हैं। आप जानते हैं कि आपका भाई आपकी जान लेने के पीछे आ रहा है, और आपका पति, जिस पर आप सबसे अधिक भरोसा करती थी, इसमें शामिल है। फिर आपने हमसे संपर्क क्यों किया, एक मजबूत कबीला क्यों नहीं चुना और उनकी सुरक्षा क्यों नहीं मांगी? पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अल्लूरा ने चेहरे पर झुर्रियां लाते हुए सवाल किया। हालांकि इस बार रून के बजाय जिसने उत्तर दिया वह मेलिया थी। सुरक्षा हत्या से अलग है। जब कोई दुश्मन अंधेरे में हो तो किसी की रक्षा करना काफी कठिन होता है, और उसके मामले में, जहां दुश्मन संभवतः कुछ शिखर संत हो, सुरक्षा और भी कठिन है। दुश्मन अंधेरे में है और जब चाहे उस पर हमला किया जा सकता है। जब रून अलर्ट पर हो तो वे कभी हमला नहीं करेंगे, वे बस छिप जाएंगे। सुरक्षा की मांग करना कोई व्यावहारिक समाधान नहीं है। रून को बेहतर समाधान पाने का रास्ता खोजने की जरूरत है। उसे स्थिति को बदलने का एक तरीका चाहिए। हालांकि जैसे ही अन्य कुलों को पता चलता है कि यह उत्तराधिकारियों के बीच की लड़ाई है, वे विभिन्न राजनीतिक कारणों और विभिन्न दिव्य चरण कल्टीवेटरों के बीच अलिखित नियमों के कारण आसानी से इसमें कदम नहीं उठाएंगे। यहाँ तक कि अपने पिता को सब कुछ बताना और उनकी सुरक्षा की मांग करना भी संभव नहीं होगा, क्योंकि उसे सबूत की आवश्यकता होगी जिसे वह इकट्ठा नहीं कर पाएगी। उसके पिता वारिस की लड़ाई में भी सक्रिय रूप से उसकी मदद नहीं करेंगे। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उच्च स्तरीय कबीले इसमें शामिल नहीं होंगे। उनके पास एकमात्र विकल्प हमारे जैसी विशिष्ट क्षमताओं वाले कबीले को चुनना था। हम ही उसकी एकमात्र उम्मीद हैं।
आशा है कि हम न केवल उसे बचाएंगे बल्कि स्थिति को बदलने और उसे फेलिन कैट सिटी का उत्तराधिकारी बनाने में भी मदद करेंगे। क्या ये सही नहीं है? रून की ओर देखते हुए मेलिया बोली। रून ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि अल्लूरा का एक और सवाल था। आपने कहा कि डिवाइन स्टेज कल्टीवेटर्स के बीच कुछ अलिखित नियमों के कारण उच्च स्तरीय कबीले रून के अनुरोध को स्वीकार नहीं करेंगे, तो उच्च स्तरीय हत्या हॉल फेलिक्स के अनुरोध को क्यों स्वीकार करेंगे? क्या यही कारण है कि उन्होंने किसी बेहतर हत्या हॉल के बजाय शैडो ऑफ साइलेंस को चुना? नहीं, मैं आश्वस्त हूं कि शैडो ऑफ साइलेंस बलि का बकरा होने के अलावा और कुछ नहीं है। रून ने सिर हिलाया। रापी डी अल्फा एस न्यू कॉम। सही है, और जैसा कि मैंने पहले कहा, हत्या और सुरक्षा अलग अलग हैं। रून की रक्षा के लिए एक कबीले को हर समय उसके साथ रहना होगा और खुद को राजनीतिक स्थिति में शामिल करके स्थिति को बदलने में उसकी मदद करनी होगी। हत्या जारी है दूसरी ओर, यह एक बार का काम है। ये दोनों बहुत अलग हैं। मेलिया ने भी बात की। उसकी बातें सुनकर रून ने सिर हिलाया। ये सही है, हत्या में अभी भी अलिखित नियमों के इर्द गिर्द घूमने की कुछ गुंजाइश है, लेकिन संरक्षण के लिए ऐसा नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अल्लूरा चुप हो गया। आखिरकार अब चीजें कुछ समझ में आ रही हैं, हालांकि यह अभी भी एक गड़बड़ है। नक्स ने टिप्पणी की। फिर अब हम क्या करने जा रहे हैं? रून की ओर देखते हुए मेलिया ने सवाल किया। मैं इस मामले में एक सीडोजेनेसिस से मदद का अनुरोध करता हूँ। रून ने मेलिया की ओर देखा और अनुरोध किया। उसकी नज़र में मेलिया का मूल्य नक्स से अधिक लग रहा था। नक्स को वास्तव में कोई आपत्ति नहीं हुई, हालांकि मेलिया ने कुछ नहीं कहा और उसकी दिशा में देखा। रून ने उसका संदेश समझा। उसने बस नक्स पर नज़र डाली और मैं एक सीडोजेनेसिस की सुरक्षा चाहता हूँ। नक्स ने क्षण भर के लिए मेलिया की ओर देखा, फिर वह मन ही मन मुस्कुराया और ठीक है, आपकी रक्षा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको बस इस जगह पर रहना होगा और यहाँ तक कि सबसे अच्छे हत्यारे या सूचना हॉल भी आपको ढूंढ नहीं पाएंगे। नक्स बोला। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रून ने नक्स पर नज़र डाली। उसका आत्मविश्वास सचमुच इस दुनिया से बाहर था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक सम्राट के शब्दों ने उसके हृदय को आश्वस्त किया है। तथापि यह कोई समाधान नहीं होगा, है ना? आप यहाँ खेती नहीं कर सकते, आप यहाँ मन का लापरवाही से उपयोग नहीं कर सकते, और कुछ अन्य प्रतिबंध भी हैं। लेकिन भले ही ये प्रतिबंध आपको परेशान न करें, आप वास्तव में इस जगह पर रहना नहीं चाहेंगे, बाकी हिस्सों से कटे हुए दुनिया, क्या तुम? नक्स ने प्रश्न किया। मैं नहीं। रून ने सिर हिलाया। तो आप वास्तव में हमसे सुरक्षा नहीं चाहते हैं, क्या आप? उद्धरण चिन्ह ... मुझे अपनी स्थिति बदलने और उत्तराधिकारी बनाने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। तुम्हें पता है कि इसकी कीमत कम नहीं होगी, है ना? आप क्या चाहते हैं? रून ने प्रश्न किया। परीक्षणों का टॉवर। नक्स ने रून की आंखों में देखा और एक बार जब आप उत्तराधिकारी बन जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने बीस्टमैन सिटी के टॉवर ऑफ ट्रायल्स को मेरे कबीले के सदस्यों में से एक के लिए खोल दें। ये किया जा सकता है। टॉवर ऑफ ट्रायल 103 वर्षों में खोला जाएगा, इसलिए यदि मैं उससे पहले उत्तराधिकारी बन गया तो आप सीए 100 साल बहुत लंबा है। मेरी योजना अधिकतम 1 वर्ष के भीतर आपको उत्तराधिकारी बनाने की है। मैं चाहता हूं कि उत्तराधिकारी बनने के 1 महीने बाद आप ट्रेल्स खोलें। आप चाहते हैं कि मैं ट्रायल की तारीख बदल दूं? रून को एहसास हुआ। ये सही है। आप चाहते हैं कि मैं ट्रायल की तारीख बदल दूं? रून को एहसास हुआ। ये सही है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रून चुप हो गया। ट्रायल की तारीख बदलना यह कोई आसान काम नहीं था। टॉवर का उपयोग करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। सिर्फ संसाधन ही नहीं, ट्रायल या टॉवर खोलने से पहले बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती थीं। पैतृक आदेश के साथ उन्हें हमेशा जनता के लिए ट्रायल के उद्घाटन की घोषणा करने और अपने परिवार के बाहर कुछ शीर्ष उम्मीदवारों का चयन करने का आदेश दिया गया था। उन्हें इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक टूर्नामेंट की भी व्यवस्था करने की आवश्यकता थी। और निश्चित रूप से, चूंकि यह कुछ ऐसा है जो हर 1000 वर्षों में होता है, इस टूर्नामेंट का महत्व काफ़ी बड़ा था। कुछ प्रतियोगी बस बंद दरवाजे की खेती में चले जाते हैं और केवल तभी बाहर आते हैं जब टूर्नामेंट शुरू होने वाला होता है। वे इतनी आसानी से टूर्नामेंट की तारीख 100 साल पहले नहीं बढ़ा सकते थे। रून ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसने सभी संभावनाओं के बारे में सोचा, ध्यान से पेशेवरों और विपक्षों का मूल्यांकन किया और अंत में उसने नक्स पर नज़र डाली और ठीक है, मैं परीक्षणों की तारीखें आपकी इच्छानुसार बदल दूंगा। हालांकि मैं ऐसा तभी करूंगा जब आप वास्तव में 1 वर्ष के भीतर मुझे उत्तराधिकारी बनाने में सफल हो जाएंगे। अगर आप एक दिन भी लेट हो गए तो मैं तारीखें नहीं बदलूंगा और आपको इसमें प्रवेश के लिए 103 साल तक इंतजार करना होगा। आप स्वीकार करते हैं? रून की पेशकश की। उसका प्रस्ताव सुनकर नक्स ने रून की आंखों में देखा और लेडी रून, आप ये प्रस्ताव सिर्फ इसलिए नहीं दे रही हैं क्योंकि आपको नहीं लगता कि मैं आपको 1 साल में उत्तराधिकारी नहीं बना पाऊंगी। मैं एक हैरान चेहरा और फिर कोई बहाना नहीं देखना चाहती यह बताते हुए कि आप सौदे को पूरा क्यों नहीं कर सके।
वह चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। ऐसा लग रहा था मानो वह रून को उकसा रहा हो। रून ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसने कुछ देर तक नक्स की आश्वस्त आंखों को देखा और फिर, मैं हमेशा अपनी बात रखता हूँ, ये शब्द कहते हुए रून ने एक बोतल निकाली। आत्मा शराब। नक्स ने तुरंत पहचान लिया कि यह क्या है। वह कैसे कर सकता है। अमाया ने कई बार उसे यह बताकर कि यह चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है, स्पिरिट अल्कोहल के बारे में सारी जानकारी सीधे उसके दिमाग में भर दी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्थिति इस हद तक पहुंच गई कि नक्स को उसे चुप कराने के लिए उसे चूमना पड़ा। बेशक चुंबन के बाद अमाया शराब के बारे में पूरी तरह से भूल जाती है क्योंकि उसके दिमाग में कई अशुद्ध विचार छा जाते हैं। विचार नक्स को बहुत पसंद आए। रून ने कहा, जैसा कि मैंने वादा किया था, अगर तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूं तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और जैसा कि मैंने कहा, मैं हमेशा अपनी बात रखता हूं। रून बोला। रून की ओर देखते ही नक्स मुस्कुराया। ईमानदारी से कहूं तो उन्होंने अरागोन की थोड़ी प्रशंसा की। दुनिया में कोई कैसे नपुंसक की तरह व्यवहार कर सकता है जब उसके पास उसके जैसी पत्नी हो। किसके जैसे। उसे पूरा करने के लिए किसी को कितने आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है। भले ही अरागोन एक काया था जो अपनी पत्नी की पीठ पर हाथ फेर रहा था, फिर भी नक्स उसके आत्मनियंत्रण का सम्मान करता था और वह थोड़ा आभारी था। अरागोन, अगर मैं कभी तुम पर हावी हो गया तो मैं तुम्हें यातना नहीं दूंगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से शीघ्र मौत दूंगा। नक्स मन ही मन मुस्कुराया और रून को देखता रहा, जो हमेशा की तरह शांत लग रहा था। क्या उसके मन में कोई अशुद्ध विचार थे? बेशक वह था। उसके मन में अनेक अशुद्ध विचार आ रहे थे। रापी डी अल्फा एस न्यू कॉम। तथापि अभी वह समय नहीं था। यहाँ उन्हें सावधान रहने की जरूरत थी। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप मुझे 1 वर्ष के भीतर उत्तराधिकारी बनाने की योजना कैसे बनाते हैं? वह क्या सोच रहा था, इस बात से पूरी तरह से बेखबर रून ने नक्स की आंखों में देखते हुए सवाल किया। ठीक है, अरागोन के चले जाने के बाद आखिरकार आपके पास एक पक्ष है जहां आपकी कमी है। निश्चित रूप से आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अरागोन की जगह ले सकता हूं, कोई समस्या नहीं। मैं उससे भी बेहतर बनूंगा। नक्स बोला। अल्लूरा, जिसने उसकी बातें सुनी, उसके चेहरे की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वह ये कैसे नहीं समझ पाई कि उसका प्रिय पति क्या सोच रहा था। उसने रून की ओर देखा। इस बार उसकी आंखें किसी ग्राहक को देख रही किसी की आंखें नहीं थीं। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे कोई निर्णय ले रहा हो, दृढ़ता से निर्णय ले रहा हो। और एक बार अल्लूरा ने रून को गुप्त रूप से स्कैन किया। उसने सहमति में सिर हिलाया। रून के पास निश्चित रूप से वही था जो उसे चाहिए था। मैं मंजूरी देता हूँ, अल्लूरा बोला। हा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अल्लूरा। बेशक, तुम मुझसे प्यार कैसे नहीं कर सकते? बिल्कुल, तुमसे प्यार न करना असंभव है। नक्स सहमत हो गया। आपका क्या मतलब है? रून, जो नक्स का मतलब नहीं समझ सका, असमंजस में पड़ गया। आखिरकार नक्स को होश आया और मैं कह रहा था कि हमें केवल उन कुलों को वापस लाने की जरूरत है जो आपका समर्थन करते हैं। ईमानदारी से कहूं तो कमजोर कुलों में कोई समस्या नहीं है, जहां नेता केवल महान ऋषि के स्तर पर हैं। हम उन सभी से किसी भी खाली दिन में निपट सकते हैं। समस्या मजबूत कुलों में है। यहीं पर हमें सावधानी से चलने की जरूरत है, लेकिन चिंता न करें, हम उन्हें भी आपके पास लाएंगे। और जब हम इस पर होंगे, हम कुछ ऐसे कुलों को भी लाएंगे जो फेलिक्स का समर्थन करते हैं। हम हर समय रक्षात्मक स्थिति में नहीं रह सकते, ठीक है? नक्स ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सवाल किया। परंतु फिर ये काम नहीं करेगा। सभी ने एक आवाज़ सुनी। तभी उनकी नज़र एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर काले बालों वाली महिला पर पड़ी जो पोर्टल से बाहर निकली और रून के ठीक बगल में खड़ी थी। फिर उसके हाथों ने रून द्वारा पकड़ी गई स्पिरिट बोतल को पकड़ लिया। रून को आश्चर्य हुआ, हालांकि उसने तुरंत बोतल दे दी और एक बार जब महिला को बोतल मिल गई तो वह चली गई और नक्स के बगल में खड़ी हो गई। अगर हम सभी कुलों के पीछे जाएंगे तो यह 1 साल में खत्म नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं, ये कोई यादृच्छिक कबीले नहीं हैं। कुछ में संत स्टेज कल्टीवेटर भी नेता हैं। वर्तमान में हम इतने कमजोर हैं कि उनका पीछा नहीं किया जा सकता। उन्हें यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा आंदोलन अत्यधिक प्रतिबंधित है, क्योंकि हम अरागोन को सचेत नहीं कर सकते हैं। कौन जानता है कि वह क्या कर सकता है यदि उसे पता चलता है कि रून ने उसे देख लिया था और सहयोगियों को इकट्ठा करने के लिए उसकी पीठ के पीछे जा रहा था। ये तरीका काम नहीं करेगा। अमाया ने बोतल को अपनी स्टोरेज रिंग में रखते हुए अपना सिर हिलाया और फिर नक्स के हाथों को पकड़ लिया, जैसे कि यह करना सबसे स्वाभाविक काम था। तो क्या करें? नक्स ने प्रश्न किया। अमाया ने फिर रून की ओर इशारा किया और उसे मार, उसे मार। अमाया ने रून की ओर इशारा किया और बोली। नक्स ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। उसे मार। अल्लूरा ने भी भौहें सिकोड़ लीं। रून की भी वही अभिव्यक्ति थी, हालांकि वह घबराई नहीं। उसने बस अमाया के समझाने का इंतजार किया। ऐसा नहीं था कि यहाँ किसी के पास उसे मारने की क्षमता थी।
ऐसा नहीं है कि वह अभी एक सीडोजेनेसिस से लड़ने की योजना बना रही थी। केवल वे ही थे जो उसे अभी बचा सकते थे। बेशक हमें वास्तव में उसे मारना नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें मौन की छाया को उसे मारने देना चाहिए। अमाया ने अपनी योजना बताई। वह जितना अधिक बोलती थी उनके भाव उतने ही अधिक बदल जाते थे। कितना बेतुका से लेकर क्या ये संभव है, फिर क्या वे इसके झांसे में आएंगे। अरे रुको। और फिर अंततः वह वास्तव में काम कर सकता है। ये बहुत अधिक कुशल है और हमें उन सभी कुलों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी से कहूँ तो उन बुजुर्गों से बात करना बहुत कष्टप्रद है। हम 1 साल के भीतर यह सब कैसे कर सकते हैं। बात करने के बाद किसी को 1 साल के आराम की आवश्यकता हो सकती है उन गीजरों में से एक के लिए। ये कितना कष्टप्रद है। अमाया चेहरे पर झुंझलाहट लाते हुए बोली। अन्य लोग हंसे और रून, जो व्यक्तिगत रूप से इससे गुजरी थी, ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह अच्छी तरह समझ सकती थी कि अमाया कहाँ से आ रही थी। दूसरी ओर मेलिया ने अमाया को देखना जारी रखा। उसने अपनी आंखों से देखा था कि नक्स की पत्नियां कितनी प्रतिस्पर्धी थी, इसलिए जब उसने उन सभी महिलाओं को सहमत होते हुए और अमाया को कबीले के उपनेता का पद देते हुए देखा तो उसे पता चला कि अमाया अद्भुत थी। हालांकि उसे लाइव एक्शन में देखकर मेलिया अब और भी आश्वस्त थी। अमाया निश्चित रूप से एक डरावनी महिला थी। वह उससे कहीं अधिक सक्षम थी जितना उसने शुरू में सोचा था। वैसे भी हम इस योजना पर बाद में काम शुरू करेंगे। अचानक अमाया बोल उठी। हम बाद में क्यों? मेलिया ने सवाल किया। उसने सोचा कि जल्दी शुरुआत करने में कुछ समस्याएं थीं, वह समस्या जिसे वह देख नहीं पाए। वह अमाया की बुद्धि उधार लेना चाहती थी और समझना चाहती थी कि समस्या क्या है। तथापि आखिरकार मेरे पास स्पिरिट अल्कोहल है, मैं बौनों से बात करना चाहता हूँ। हालांकि अमाया बिल्कुल अलग विषय पर सोच रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मेलिया और रून ने अपने चेहरों पर भावशून्य भावों से उसकी ओर देखा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये सोचना कि वो सिर्फ पैसा कमाना चाहती थी। अरे एक बार जब मैं सौदा पक्का कर लूँगा तो मुझे यकीन है कि मैं इनाम मांगने के योग्य हो जाऊँगा। इस बार मैं 20 दिन के लिए जाऊँगा। अमाया ने नक्स पर नज़र डालते हुए मन ही मन सोचा। नक्स, जिसने उसकी नज़र देखी, धीरे से मुस्कुराया। मैं तुम्हें पालूंगा। अमाया ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। तुम्हारे पास पहले से ही मैं हूँ मेरे प्यार। नक्स ने उत्तर दिया। उद्धरण डॉट 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 उद्धरण। अमाया चुप हो गई। फिर उसने अपना सिर हिलाया और ठीक है, मुझे अभी भी कुछ तैयारी करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं छुट्टी ले लूँगा। लेडी रून, यदि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो कृपया मेरे साथ आएं। मुझे यकीन है कि मैं आपकी मदद ले सकता हूँ। ज़रूर, रून ने खड़े होते ही सिर हिलाया। अमाया ने एक पोर्टल बनाया। कृपया। रून को आश्चर्य हुआ कि अमाया भी एक पोर्टल बना सकती है। हालांकि वह जल्दी से शांत हो गई और पोर्टल में चली गई। फिर अमाया भी अंदर चली गई और पोर्टल गायब हो गया। अल्लूरा, जो अपनी आंखों के ठीक सामने एक उज्ज्वल मौका देख सकती थी, ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और रापीडी अल्फा एस न्यू कॉम। मैं भी छुट्टी ले लूँगा। फिर उसने नक्स पर नज़र डाली और कब तक इंतज़ार करोगे? नक्स बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। एन अल्फा अंद अल्फा S8 ने अल्लूरा ने भौहें चढ़ा दी, लेकिन फिर उसने बस एक पोर्टल बनाया और चली गई। अब कमरे में केवल नक्स और मेलिया ही बचे थे। नक्स बिस्तर पर चढ़ गया और मेलिया की ओर रेंगा। फिर उसने दीवार पर अपनी पीठ टिकाई और सवाल किया। आप किस बारे में सोच रहे हैं? अमाया की योजना। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा कैसे सोचा। मुझे उन सभी क्षमताओं के बारे में पता था जिनके बारे में उसने योजना बनाते समय अपने दिमाग में सोचा था, लेकिन मैं अभी भी उसके पास कुछ भी नहीं सोच सका जो उसके पास थी उसके मन में। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि अमाया अद्भुत है? वह है। मेलिया ने सिर हिलाया। केवल वह ही नहीं, बल्कि लेडी रून भी काफ़ी अद्भुत है। अचानक मेलिया ने टिप्पणी की। मम्मा, मृत्यु पर उनका दृष्टिकोण और इस मामले पर उनकी शांति, ये काफ़ी आश्चर्यजनक था। नक्स ने सिर हिलाया। मेलिया ने भी सिर हिलाया, लेकिन जल्द ही। हालांकि मुझे लेडी रून से कोई विस्मय महसूस नहीं होता जैसा कि मैं अमाया से महसूस करता हूँ। विस्मय के बजाय मुझे केवल दया महसूस होती है। आपका क्या मतलब है? नक्स ने प्रश्न किया। अमाया अद्भुत है, लेडी रून भी अद्भुत है, हालांकि मुझे लेडी रून पर दया आती है। वह इसे छिपाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अंत में उसे उसके पति ने धोखा दिया, वह आदमी जिसे वह पूरे दिल से प्यार करती थी। जरा सोचो वह किस दौर से गुजर रही होगी। अरागोर्न मूर्ख है। मुझे समझ नहीं आता कि कोई उसके जैसी महिला को कैसे धोखा दे सकता है। नक्स ने आह भरी। हालांकि वह अभी भी अंदर से आभारी था। मम्मा, मेलिया ने सिर हिलाया। उसने थोड़ा नीचे देखा। ऐसा लग रहा था मानो उसके मन में बहुत कुछ हो। और ये देखकर नक्स ने उसका हाथ पकड़ लिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। आपका क्या मतलब है? जवाब देते समय मेलिया शर्मा गई।
फिर नक्स ने मेलिया को पकड़ लिया और अपने पास खींच लिया। और क्या, मैं कह रहा हूं कि एक बार जब तुम मेरी हो जाओगी तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे तुम्हें ठेस पहुंचे। नक्स ने मेलिया की पीठ पर अपना सिर टिकाते हुए बोला। मेलिया की शर्म गहरी हो गई। वह नक्स से दूर जाना चाहती थी, लेकिन किसी कारण से उसके शरीर ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। अचानक नक्स ने अपनी ठुड्डी मेलिया के कंधे पर रखी और बोला, पता है, आज मैं भी कुछ उदास हूं। क्यों? मेलिया ने चेहरे पर उत्सुकता दिखाते हुए सवाल किया। अमाया ने कहा कि मैं अपनी योजना जारी रखने के लिए बहुत कमज़ोर हूं। नहीं, उसने कहा कि हमारा वंश बहुत कमज़ोर है। लेकिन मैं तो कबीले का सरदार हूं ना। मुझे तो इससे भी ताकतवर होना चाहिए। आप एक पूर्ण सम्राट स्टेज कल्टीवेटर हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है। आप कितना मजबूत होना चाहते हैं? मेलिया ने चेहरे पर हैरानी भरे भाव लाते हुए सवाल किया। मुझे लगता है कि मैं मजबूत हो सकता हूँ। मेलिया ने भौहें चढ़ा दी। मैं वास्तव में करता हूँ, नक्स ने मेलिया की आंखों में देखते हुए कहा। मेलिया ने खुद को नक्स की सुनहरी आंखों से अजीब तरह से जुड़ा हुआ पाया। उनके चेहरे खतरनाक ढंग से एक दूसरे के करीब आ गए। मेलिया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एएन, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। मैं अगले 2 अध्याय अगले कुछ घंटों, अधिकतम 4 घंटे के भीतर पोस्ट करूंगा। ... मेलिया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, नक्स बोला। मेलिया ने भौहें चढ़ा दीं। वहाँ उन दोनों के बीच इतना घनिष्ठ माहौल बन गया था। मेलिया ने सोचा कि नक्स अपनी सामान्य छेड़खानी जारी रखेगा, क्योंकि वह शायद उसका हाथ पकड़ेगा या उसके कंधों पर अपना सिर रखेगा, या शायद दोनों भी। ईमानदारी से कहें तो ये कहना झूठ नहीं होगा कि मेलिया को नक्स के साथ इस तरह समय बिताना पसंद आया। pandasnovel.com वह इसका वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन जब भी वह नक्स के इतनी करीब होती है तो उसके दिल में एक स्पंदन महसूस होता है। आराम की वह अजीब अनुभूति होती है। मेलिया को नहीं पता था कि उसने इसे कब से विकसित करना शुरू कर दिया था। वह केवल एक सीडोजेनेसिस में आई क्योंकि वह स्वतंत्र होना चाहती थी और शुरू से ही अपने परिवार की मदद के बिना एक मजबूत वंश खड़ा करना चाहती थी। यही उसका एकमात्र लक्ष्य था। हालांकि बीच में कहीं उसमें कुछ बदलाव आया। यह आदमी, उसे उसके साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। यह एक विदेशी एहसास था जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। हालांकि मेलिया को इससे नफरत नहीं थी। और जैसा कि हमेशा होता है, आज भी मेलिया उसी फड़फड़ाहट की भावना का अनुभव करने की उम्मीद कर रही थी। लेकिन चूंकि नक्स उससे मदद मांग रहा था, उसने इसे स्थगित करने का फैसला किया। और मैं किस चीज़ में आपकी मदद करूं? मेलिया ने सवाल किया। नक्स ने धीरे से मेलिया का हाथ पकड़ लिया। फिर, क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि अल्लूरा के अलावा मेरी सभी पत्नियां एम्परर स्टेज कल्टीवेटर हैं? नक्स ने प्रश्न किया। मैं जानता हूं, मैंने इसके बारे में पूछने की कोशिश की। हालांकि अल्लूरा ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें इसका एहसास बाद में होगा। मेलिया ने जवाब दिया, लेकिन फिर अचानक उसका चेहरा लाल हो गया। ये देखकर नक्स की भौहें चढ़ गईं। उसने तो कुछ किया ही नहीं था। मेलिया ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रही थी? क्या आप ठीक हो? उसने चिंता में प्रश्न किया। मैं ठीक हूँ, कृपया जारी रखें। मेलिया ने सिर हिलाया। साथ ही उन्होंने अल्लूरा के साथ हुई बातचीत को याद किया। अल्पविराम, तुम्हारे अलावा तुम्हारी सभी बहनें सम्राट क्यों हैं? क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? मेलिया ने सवाल किया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे, तुम्हें इसका एहसास बाद में होगा। अल्लूरा ने चेहरे पर अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ उत्तर दिया। फिर वह मेलिया की ओर मुड़ी और उसके चेहरे पर एक आनंदमय अभिव्यक्ति के साथ, बस ये जान लें कि जब आपको इसके बारे में बाद में पता चलेगा तो आप या तो अपने जीवन का सबसे आनंदमय समय बिता चुके होंगे या आप इसका अनुभव करने वाले होंगे। इसका इंतजार करो, मेलिया। अल्पविराम। जैसे ही मेलिया ने उन शब्दों के बारे में सोचा, उसका चेहरा किसी कारण से लाल हो गया। जब उसने आपके जीवन का सबसे आनंदमय समय सुना तो वह शुद्ध विचारों के बारे में सोचने लगी। और उसे कौन दोष दे सकता है? वह अंदर रहती थी कोर्ट, जहां वह लगातार नक्स और उसकी पत्नियों की कराहें सुनती थी, और इसके बाद जब भी वह उनसे मिलती थी तो उसे आनंदमय, अद्भुत, स्वर्ग जैसे शब्द अक्सर सुनाई देते थे। उसके मन में इन शब्दों के पीछे का अर्थ पहले ही बदल चुका था। मेलिया, आप क्या सोच रहे हैं? नक्स को अभी आपकी मदद की ज़रूरत है। अचानक मेलिया अंदर से चिल्लाई। फिर उसने इन अशुद्ध विचारों को अपने दिमाग से निकालने के लिए अपना सिर हिलाया और फिर से नक्स पर ध्यान केंद्रित किया। मेलिया, जो मैं अभी तुम्हारे साथ साझा करने जा रहा हूँ वह कुछ ऐसा है जिसे तुम कभी किसी को नहीं बता सकती, यहाँ तक कि अपनी माँ और पिता को भी नहीं। मैंने तुम्हारा कोई भी रहस्य उन्हें नहीं बताया है, नक्स। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं अपने क्लैनमेट को धोखा नहीं दूंगा। मेलिया अपने चेहरे पर दृढ़ भाव के साथ बोली। हालांकि नक्स ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें यह इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक क्लैनमेट के रूप में देखता हूँ, मेलिया। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत अधिक के रूप में देखता हूँ। वह मेलिया के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला।
मुझे लगता है कि आपको pandasnovel.com पर एक नज़र डालनी चाहिए। आप देखिए, मेरे खेती करने का तरीका दूसरों से अलग है। मैं दोहरी साधना का अभ्यास करता हूँ। नक्स ने सच उगलना शुरू कर दिया। वह जितना अधिक बोलता गया, मेलिया की आंखें उतनी ही चौड़ी होती गईं। पहले तो उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि यह उसकी चंचल शरारतों में से एक था। हालांकि नक्स के चेहरे पर पूर्ण गंभीरता देखकर वह समझ गई कि यह नहीं था झूठ। ऐसी क्षमता, ये वास्तव में मौजूद है। आप कह रहे हैं कि यदि आप अधिक मजबूत महिलाओं के साथ सोते हैं तो आप मजबूत बनते हैं। ये सही है। नक्स ने सिर हिलाया। तब क्या इसका मतलब यह है कि यदि आप मिलियाना के साथ सोते हैं, जो आपके आदेशों का विरोध नहीं कर सकती, तो आप एक महान ऋषि बन जाएंगे? मेलिया ने अपने चेहरे पर हैरान भाव के साथ सवाल किया। ये सही है। नक्स ने फिर सिर हिलाया। तथापि मैं उस औरत के साथ नहीं सोता जिससे मैं प्यार नहीं करता। मेरे लिए किसी महिला के साथ सेक्स करने का मतलब उसे अपनी पत्नी के रूप में देखना है। मैं ऐसा केवल उसी महिला के साथ करता हूं जिसके बारे में मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। इस औरत से मैं प्यार करता हूं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मेलिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसका मन अभी भी उसकी क्षमता के बारे में सोच रहा था। ये कैसी हास्यास्पद क्षमता है। आइए इस बारे में बात भी न करें कि नक्स की खेती कैसे बढ़ती है क्योंकि वह एक महिला के साथ यौन संबंध रखता है। यह सोचने के लिए कि वह एक महिला को भी उसके साथ मिलकर बढ़ने में मदद कर सकता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यदि वह 1000 बेतरतीब नश्वर महिलाओं का चयन करता है तो वे सभी एक निश्चित समय के बाद सम्राट बन जाएंगी? और अगर नक्स मजबूत हो जाए तो क्या होगा? एक महान ऋषि, अर्ध संत या दिव्य अवस्था। क्या इसका मतलब यह है कि वह 1000 दिव्य स्टेज कल्टीवेटर्स को अपने साथ रखने में सक्षम है? ये किस प्रकार की टूटी हुई क्षमता है? मेलिया का दिमाग उथल पुथल में था। परंतु फिर मैं उस औरत के साथ नहीं सोता जिससे मैं प्यार नहीं करता। नक्स के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे हैं। किसी वजह से उसका मन शांत हो गया, लेकिन जब उसने दोबारा पूरी बात सोची तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। तो जब तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। मेलिया हकलाने लगी और उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। ये सही है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेलिया। क्या तुम बाकी रात मेरे साथ बिताओगे? नक्स ने मेलिया की लाल आंखों में देखते हुए सवाल किया। मेलिया का पीला चेहरा अब टमाटर जैसा लग रहा था। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? नक्स की नज़रों से बचने की कोशिश करते हुए उसने अपना सिर नीचे करके चिल्लाया। तुम्हें ठीक ठीक पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ मेलिया। मैं अब और यूं ही खेलते रहना नहीं चाहता। मैं वास्तव में हमारे बीच कुछ ठोस चाहता हूँ। जब मैं आपके साथ होता हूँ तो मुझे एक जुड़ाव महसूस होता है। मुझे यकीन है कि आप भी ऐसा महसूस करते हैं। मैं इस संबंध को मजबूत करना चाहता हूँ मेलिया, नक्स बोला। इस बार मेलिया ने नक्स की नज़रों से बचना बंद कर दिया और अपना सिर नीचे करके उसने देखा। क्या मैं? नक्स ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सवाल किया। मैं भी इसे मजबूत करना चाहता हूँ। मेलिया ने स्वीकार कर लिया। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। मैं अगले 2 अध्याय अगले कुछ घंटों अधिकतम 4 घंटे के भीतर पोस्ट करूंगा। मैं भी इसे मजबूत करना चाहता हूँ। मेलिया चेहरे पर शर्मीले भाव लाते हुए बोली। फिलहाल उसने अपना सिर नीचे किया हुआ था जो कि लाल होने के कारण लाल हो गया था। सच कहूं तो उसका शर्माना इतना गहरा था कि अगर वह नीमे में होती तो उसके सिर से धुआं निकल रहा होता। उसने अपने हाथ नहीं हिलाए क्योंकि नक्स ने उन्हें पकड़ रखा था। हालांकि उसने अपने पैर की उंगलियों को मोड़ लिया था और उसका शरीर अकड़ गया था। ऐसा लग रहा था मानो वह अपना आकार छोटा करके किसी जगह छिपने की कोशिश कर रही हो। मेलिया एक ऐसी इंसान थी जिसे प्यार जैसे विषयों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उसकी भाभियां अक्सर इस बारे में बात करती थीं कि प्यार में पढ़ना कैसा लगता है। हालांकि मेलिया को उन विषयों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि अब जब मेलिया ने खुद को इस स्थिति में पाया तो उसे अपने पिछले कार्यों पर पछतावा हुआ। काश उसने अपनी भाभियों की बातों को नज़रअंदाज न किया होता तो वह इतनी नासमझ होकर ऐसी हरकत न करती। बेशक नक्स की नज़र में शर्मीली मेलिया और अधिक आकर्षक नहीं हो सकती थी। ये देखकर कि मेलिया सहमत हो गई है, नक्स ने उसे अपने पास खींच लिया। उसने उसके हाथ छोड़ दिए और उसके हाथ धीरे धीरे उसकी पीठ पर चले गए। फिर उसने उसकी ठुड्डी उठाई जिससे उसका चेहरा सामने आया जो वर्तमान में टमाटर जैसा लग रहा था। ईमानदारी से कहूं तो मेलिया की पीली सफ़ेद त्वचा पर गहरा लाल ब्लश, उसके सामान्य अभिव्यक्तिहीन चेहरे पर शर्मिंदा अभिव्यक्ति, उन आमतौर पर ठंडी और डराने वाली आंखों में वह शर्मीली नज़र। वर्तमान मेलिया इतनी अप्रतिरोध्य थी कि नक्स को खुद को रोक पाने में बेहद कठिनाई हो रही थी। हालांकि वह फिर भी डटे रहे। मेलिया का चेहरा, उसने इस दृश्य को अपनी स्मृति में जला लिया। ये कुछ ऐसा था जिसे वह अपने जीवन में कभी नहीं भूलेगा। सिर्फ मुझे मत देखो, मैं शर्मिंदा हूँ, अचानक मेलिया बोली। नक्स की दिल की धड़कन तेज हो गई। यह
ये बहुत अधिक उत्तेजना थी। क्या ये सचमुच मेलिया का पहली बार था? जब वह पहली बार है तो वह इतनी आकर्षक कैसे हो सकती है? उसके मन में आश्चर्य हुआ। पबफ्यूचा द्वारा विज्ञापन। अंत में इच्छाशक्ति का आखिरी धागा, जिसका उपयोग नक्स खुद को रोकने के लिए कर रहा था, टूट गया। उसने मेलिया की आंखों में देखा और अपनी आंखें बंद करें, वह बोला। मेलिया बहुत शर्मिंदा थी, उसका शरीर कुछ ज्यादा ही अकड़ गया था। उसे शांत करने में मदद करने की जरूरत थी। मेलिया ने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब से वह कुछ भी देख सकती थी। इससे उसका दिल थोड़ा शांत हुआ, हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि यह राहत का एक क्षण था। चूंकि उसकी आंखें बंद थीं, उसकी अन्य इंद्रियां तेज हो गईं। नक्स का हाथ जो उसकी पीठ पर था थोड़ा हिल गया। उसे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जिससे पता चला कि नक्स हिल गया है। जल्द ही उसे अपने गाल पर नक्स की सांसें महसूस हुईं। मेलिया को तुरंत वह समय याद आया जब नक्स का चेहरा उसके चेहरे के इतना करीब था और उसने तुरंत कल्पना की कि वह वर्तमान में कैसा दिखता था। फिर अचानक से मेलिया को महसूस हुआ कि उसके होठों पर कुछ छू रहा है। यह एक नर्म, प्यारी अनुभूति थी। मेलिया को बहुत अधिक सोचने की जरूरत नहीं थी, वह जानती थी कि यह क्या था। उसे याद है कि जब उसने पहली बार गलती से नक्स के होठों को चूमा था तो वह कैसे दूर चली गई थी। हालांकि अभी भले ही नक्स खुलेआम उसके होठों को चूम रहा था, मेलिया के शरीर ने हटने से इनकार कर दिया। मुझे लगता है कि आपको pandasnovel.com पर एक नज़र डालनी चाहिए की अपेक्षा। जैसे ही उसने अपने होंठ नक्स की ओर बढ़ाए, उसका सिर अपने आप हिल गया और मानो वह इसी तरह की किसी चीज का इंतजार कर रहा था। नक्स ने मेलिया को और भी करीब खींच लिया। उसका हाथ उसकी ऊपरी पीठ तक पहुंच गया और उसका दूसरा हाथ अब उसकी निचली पीठ को छू रहा था। नक्स धीरे से उसकी पीठ को सहला रहा था क्योंकि उनके होंठ एक दूसरे को छू रहे थे। नक्स ने अपनी जीभ अंदर नहीं डाली। मेलिया के लिए वह यथासंभव नर्म रहना चाहता था। मेलिया के होंठ गर्म और मुलायम थे। अंत में नक्स अपने आग्रह को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा और उसने धीरे से उसके निचले होंठ को चूसना शुरू कर दिया। इससे मेलिया के शरीर को हल्का सा झटका लगा। उसके हाथ अपने आप चले गए और नक्स की छाती पर टिक गए। जबकि उसके निचले होंठ को नक्स के होंठ चूस रहे थे, उसने नक्स के ऊपरी होंठ को भी ऐसा ही करने की कोशिश की। हाँ, वह नक्स के चुंबन का प्रत्युत्तर दे रही थी। दोनों के आसपास का तापमान बढ़ गया। नक्स का हाथ जो मेलिया की पीठ के निचले हिस्से को सहला रहा था, अब उसकी कमर पर चला गया और ऊपर की ओर बढ़ता रहा। जल्द ही नक्स ने धीरे से मेलिया के स्तनों को छुआ। pandasnovel.com। जैसे ही नक्स ने उसके स्तन को छुआ, मेलिया की सांसें असमान हो गईं। हालांकि वह दूर नहीं गई, बल्कि उसके हाथ नक्स की पीठ के पीछे चले गए और उसने अपने शरीर को नक्स की ओर धकेल दिया। उसके स्तन नक्स की छाती को छू गए। उनके होंठ अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए। उनकी सांसें एक दूसरे के ऊपर थीं। दोनों ने एक दूसरे के शरीरों को महसूस किया और उनके मन एक दूसरे के विचारों में खोए हुए थे। अंत में नक्स ने मेलिया को उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। मेलिया को कोई आपत्ति नहीं हुई। उसने समर्थन के लिए बस अपनी बाहें नक्स की गर्दन के चारों ओर घुमाईं। उसके पैर नक्स की कमर के चारों ओर घूमे और उसने नक्स के होठों को निगलने पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरी ओर नक्स के हाथों ने मेलिया के पूरे शरीर का निरीक्षण किया। ये 5 मिनट तक जारी रहा जब तक मेलिया ने अंततः चुंबन तोड़ नहीं दिया। उसके सिर को थोड़ा पीछे ले जाया गया, फिर उसने अंततः अपनी आंखें खोल दीं। हाँ 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 हाँ। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए दोनों ने जोर जोर से सांसें लीं। उनकी आंखों में जुनून इतना प्रबल था कि लगभग छलक रहा था। आपका पहला वास्तविक चुंबन कैसा था? अचानक नक्स ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ सवाल किया। हालांकि जवाब देने के बजाय मेलिया ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और उनके होंठ फिर मिले। नक्स को उसका उत्तर मिल गया। जब उनके होंठ एक दूसरे के आलिंगन का आनंद ले रहे थे तो उसने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जब दोनों ने चुंबन किया तो नक्स अचानक खड़ा हो गया। मेलिया अभी भी उसकी बाहों में थी। उसके सामने एक पोर्टल बना। उसने पोर्टल में कदम रखा और एक भव्य कमरे में चला गया। कमरे के अंदर मुलायम गद्दे और रेशमी चादरों वाला एक बड़ा बिस्तर था। मेलिया को चूमते हुए नक्स बिस्तर की ओर चला गया। फिर वह बिस्तर पर चढ़ गया और मेलिया को अपने नीचे रखते हुए अपने शरीर को नीचे कर लिया। मेलिया ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। वह जानती थी कि पोर्टल का उपयोग किया गया था और वह जिस स्थान पर थी वह अलग थी। हालांकि उसने नक्स पर इतना भरोसा किया कि उसने ये जांचने के लिए अपनी आंखें नहीं खोली कि वह कहाँ है। या हो सकता है उसने अपने चुंबन का इतना आनंद उठाया हो कि उसे यह जांचने का मन ही नहीं हुआ कि वह कहाँ है। बेशक नक्स को कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों एक दूसरे के होंठ चूसते हुए बिस्तर पर लुढ़क गए। ये सिलसिला अगले 3 मिनट तक चलता रहा और अंत में नक्स फिर से मेलिया के ऊपर लुढ़क गया और आइए असली चीज शुरू करें, ठीक है? आइए असली चीज शुरू करें, ठीक है? नक्स ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सवाल किया। मेलिया बस उसे देखती रही और कुछ नहीं बोली।
हालांकि उसके चेहरे पर अपेक्षित और शर्मिंदा भाव पहले से ही वह उत्तर बता रहा था जो नक्स सुनना चाहता था। ईमानदारी से कहूँ तो उसे थोड़ा छेड़ने की, उससे स्वयं मांगने की आंतरिक इच्छा थी। हालांकि अंत में नक्स ने खुद पर काबू पा लिया। उसने तय कर लिया था कि वह मेलिया के प्रति पहली बार नरमी बरतेगा। वह मेलिया को वह सब कुछ देना चाहता था जो वह चाहती थी, वह उसे अब तक का सबसे अच्छा समय बनाना चाहता था। मन में यह विचार रखते हुए नक्स के हाथ धीरे धीरे मेलिया के काले गाउन की ओर बढ़े। जब उसने आखिरकार उसके गाउन को छुआ तो उसने उसके चेहरे की ओर देखा। मेलिया ने तुरंत नजरें मिलाने से परहेज किया। वह जानती थी कि नक्स क्या करने वाला है और उसका चेहरा देखने में उसे बहुत शर्म आ रही थी। वह जिस तरह से व्यवहार कर रहा था उससे यह स्पष्ट था कि वह यहाँ खुद को कितना आगे बढ़ा रही थी। वह अभी भी सहज नहीं थी और नक्स ये जानती थी, इसलिए उसने चीज़ों को और भी धीमी गति से लेने का फैसला किया। वह नीचे झुका, उसका चेहरा ठीक मेलिया की नाभि के सामने था। अपने आग्रह को नियंत्रित करने में असमर्थ, नक्स आगे बढ़ा और मेलिया के गाउन के माध्यम से उसकी नाभि को चूम लिया। मन ने अंतरंग स्पर्श को महसूस करते हुए मेलिया कराह उठी। नक्स ने मेलिया की जांघों को धीरे से मसला, जैसा कि उसे उम्मीद थी। उसका शरीर कुछ ज्यादा ही अकड़ गया था। नक्स ने उसकी जांघों को अच्छी तरह से धीरे धीरे रगड़ना जारी रखा, उसके होंठों को उसकी नाभि से लेकर उसके क्रॉच क्षेत्र तक ले गया। वह जितना करीब आया, मेलिया ने उतनी ही दृढ़ता से प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि नक्स की देखभाल के तहत मेलिया का शरीर अंततः ढीला हो रहा था। उसके हाथ, जो कसकर बेडशीट को पकड़े हुए थे, अब नक्स के सिर पर थे। खुशी की लहरें और लहरें जो उसके शरीर पर हमला कर रही थी, ने उसे अपने शरीर को अलग अलग कोनों में हिलाने पर मजबूर कर दिया, जिससे उसकी पीठ के साथ अलग अलग मेहराब बन गए। यह इतना आगे बढ़ गया कि नक्स को मजबूर होना पड़ा उसे दबा कर रखो। क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? उसने बैठते हुए मजाक किया और मेलिया की आंखों में देखा। मेलिया दूर देखना चाहती थी, हालांकि नक्स ने दोनों हाथ उसके चेहरे के ठीक बगल में रख दिए, जिससे वह दूसरी ओर देखने की अनुमति नहीं दे रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर वह खतरनाक तरीके से अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले गया। और आप भागने की योजना नहीं बना रहे हैं, है ना? उन्होंने सवाल किया। मेलिया, जो अब नक्स की सुनहरी आंखों में देखने के लिए मजबूर थी, खुद से बुदबुदाती हुई बोली। नहीं, यह अच्छा है। नक्स धीरे से फुसफुसाया। मैं तुम्हें भागने देने की भी योजना नहीं बना रहा हूँ। आज के बाद तुम मेरी हो जाओगी। नक्स बोला, उसकी सुनहरी आंखें अधिकारपूर्ण ढंग से चमक उठीं। मेलिया शर्मा गई। नक्स फिर अपने होंठ उसके होंठों के पास ले गया, हालांकि उसने उसे चूमा नहीं। आखिरी क्षण में वह रुक गया। मेलिया का शरीर अपने आप हिल गया। उसने अपना सिर उठाया और धीरे से नक्स के होंठों को अपने होंठों से छुआ। एक और गर्म लेकिन मासूम चुंबन शुरू हुआ। हालांकि इस बार मेलिया का शरीर पहले की तुलना में बहुत अधिक आरामदायक था। नक्स के हाथ उसके गाउन की ओर चले गए। मेलिया, जिसने उसके हाथों को महसूस किया था, जानती थी कि वह क्या करने वाला था। हालांकि वह चुंबन में इतनी व्यस्त थी कि वह सोच भी नहीं पा रही थी इसके बारे में। सच कहूं तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह इसकी आदी होती जा रही है। नक्स के हाथ निपुणता से चले। उसने जल्दी से मेलिया के गाउन को ढीला कर दिया और एक बार जब उनके होंठ अलग हो गए तो उसने धीरे से उसके काले गाउन को हटा दिया, जिससे उसकी पीली सफ़ेद साफ त्वचा और उसके द्वारा पहनी गई काली ब्रा और पैंटी दिखाई देने लगी। नक्स की नज़र मेलिया की घंटे के चश्मे वाली आकृति पर पड़ी। मुझे लगता है कि आपको pandasnovel.com पर एक नज़र डालनी चाहिए। मेलिया, तुम खूबसूरत हो। उसने उसके चेहरे पर निराशा भरे भाव लाते हुए उसकी प्रशंसा की। मेलिया दूर देखना चाहती थी, हालांकि ये देखकर कि नक्स उसे चकित भाव से कैसे देख रहा था, वह दूर नहीं जा सकी। उसकी नज़रें नक्स के चेहरे पर अटक गईं। अचानक नक्स ने अपने कपड़े भी हटा दिए और केवल अंडरवियर पहनकर खड़ा हो गया। इससे मेलिया के लिए दूर देखना और भी मुश्किल हो गया। कॉम्पैक्ट लेकिन मजबूत मांसपेशियों के साथ नक्स की दुबली काया, परफेक्ट एब्स, मांसल भुजाएं, ये सब उसके हास्यास्पद सुंदर चेहरे के साथ मिलकर एक महिला के नजरिए से नक्स निश्चित रूप से देखने में आकर्षक था। और अभी मेलिया अपनी आंखें इस उपहार से बिल्कुल भी हटा सकती थी। आपने जो देखा, क्या वह आपको पसंद है? नक्स ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ सवाल किया। आप अच्छे लग रहे हो। मेलिया ने प्रशंसा की। उसकी उंगलियां ध्यान से नक्स के निचले पेट को छू रही थीं। तभी उसकी नज़र नक्स के उभार पर पड़ी। मेलिया ठिठक गई। नक्स मुस्कुराया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, फिर उसने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया, फिर उसके दोनों हाथों को उसके हाथों के ऊपर रखकर उसके होठों को चूम लिया। हालांकि इससे पहले कि मेलिया चुंबन का आनंद ले पाती, नक्स नीचे आया और उसकी ठुड्डी को चूमा। फिर उसने उसकी गर्दन, उसकी छाती के ऊपरी हिस्से को चूमा और फिर अंत में उसके होंठ मेलिया की ब्रा से टकरा गए। अपने चेहरे पर एक जंगली मुस्कान के साथ नक्स ने ब्रा को अपने मुंह से पकड़ लिया और फिर उसने उसे हटा दिया, जिससे मेलिया के हल्के सफ़ेद स्तन और सुंदर हल्के गुलाबी निपल्स दिखाई देने लगे। मेलिया अपने हाथों से अपने स्तन छिपाना चाहती थी, हालांकि चूंकि नक्स ने उसके हाथ पकड़ रखे थे, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकी।
उपहार के लिए धन्यवाद मेरे स्वादिष्ट वैम्पायर। नक्स अपनी जीभ बाहर निकालते हुए बोला और उसने मेलिया के दाहिने निप्पल को चाटना शुरू कर दिया। मेलिया के मुंह से कराह निकल गई क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसके निप्पल को कुछ गीला छू रहा है। नक्स का खुला हाथ आगे बढ़ा और मेलिया के दूसरे स्तन को मसलने लगा। मेलिया के शरीर में आनंद के झटके और झटके दौड़ गए और वह कराहती रही। तभी अचानक नक्स ने अपने निप्पल को चाटना बंद कर दिया और उठकर बैठ गई। उसने मेलिया की ओवरग्लास आकृति को फिर से देखा और फिर उसकी नज़र उसकी पैंटी पर पड़ी जो पहले से ही गीली थी। मुझे लगता है कि आप अब तैयार हैं। नक्स मुस्कुराया। फिर बिना कोई समय बर्बाद किए उसने मेलिया की रक्षा की आखिरी परत को तुरंत हटा दिया और उसकी गुलाबी छोटी बहन को प्रकट किया जो पहले से ही प्यार के रस से टपक रही थी। आखिरकार नक्स को एहसास हुआ। मेलिया, वह नक्स के आरंभिक विचार से कहीं अधिक संवेदनशील थी। ओह, अब तो आप बिल्कुल तैयार हैं। नक्स हंसा। फिर उसने अपना अंडरवियर नीचे किया और अपने सैनिक को दिखाया जो अज्ञात खतरों की एक और गुफा का पता लगाने के लिए तैयार था। मेलिया की नज़र नक्स की छड़ी पर पड़ी। वह क्षण भर के लिए खोई हुई दृष्टि से उसे देखती रही। वह तभी अपनी चेतना से बाहर आई जब नक्स ने अपने लिंग को उसके निचले होठों के ऊपर रगड़ना शुरू कर दिया, जिससे उसके शरीर में खुशी के झटके और झटके महसूस होने लगे। मेलिया कराह उठी। उसकी योनि ने नक्स की छड़ी को चिकना करते हुए अधिक प्रेम रस छोड़ा। नक्स ने फिर मेलिया की ओर देखा और मुझे बताओ, अगर